आप सभी का स्वागत है एजुकेशन नेट प्रेप पे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द बेसिस ऑफ करिकुलम। इनमें में से कौन सा बेसिस नहीं है करिकुलम का, मतलब किस आधार पर करिकुलम नहीं बनेगा। तो लर्नर, नॉलेज, सोसाइटी, टीचर। जैसे हम जानते हैं कि लर्नर तो करिकुलम का सेंटर में आएगा, उसी के इर्द गिर्द पूरे करिकुलम की स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो लर्नर तो बेस होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया। नॉलेज, अब करिकुलम नॉलेज ट्रांजैक्ट करने के लिए बन रहा है, तो क्या हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है वो तो उसमें बेस में आएगा ही, तो नॉलेज भी होगा बेस में। सोसाइटी, जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो हम सोसाइटी को भी कंसीडर करते हैं क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट्स का, लर्नर का डेली लाइफ का हिस्सा। तो ये भी एक बेस आता है। अब बात आती है टीचर। आपको देख के लगेगा टीचर भी तो बेस होना चाहिए, पर टीचर करिकुलम फैसिलेट करेगा स्टूडेंट को, ना कि उसके आधार पे या उसको लेके बनाया जाएगा। करिकुलम लर्नर को लेके बनाया जाएगा क्योंकि टीचर फैसिलेट करेगा, उस नॉलेज टीचर पहुंचाएगा स्टूडेंट को। तो टीचर सही आंसर है, ये वन ऑफ द बेसिस नहीं है करिकुलम के। नेक्स्ट, education was brought into the concurrent list by 41st by amendment of constitution। ये 41 यहाँ लिख गया, ये गलत है। तो 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 43rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44 या 45। तो इसका सही आंसर है 42। तो ये 41 ये गलत लिख गया, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Mention the correct sequence of following Education Commission in post-independent India: Secondary Education Commission, National Commission on Teachers, Acharya Ramamurthy Committee, the University Education Commission, the Kothari Commission। तो सबसे पहले आएगा द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, डी। इसे ही हम क्या, कौन सा कमीशन और कहते हैं, राधा कृष्णन कमीशन। यह 1948 में आया था। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, इसी को हम लोग मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। फिर कोठारी कमीशन, इसी को हम लोग नेशनल एजुकेशन कमीशन कहते हैं। यह आया था 1964-66। तो DAE। अब इसमें आप कैसे एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं। अगर आपको नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स और आचार्य राममूर्ति कमेटी का नहीं पता है, तो आप लोग इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि DAE नीचे वैसे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। लेकिन अब हम आगे जानते हैं इनके बारे में। नेशनल कमीशन ऑन टीचर, ये शायद 1983 या 85 में आया था। ये चट्टोपाध्याय कमेटी ने लाया था टीचर्स पे। और राममूर्ति कमेटी ये 1990 ये NEP को रिव्यू करने के लिए आई थी। तो इसके ऑप्शंस होंगे DAE, B और C। आगे बढ़ते हैं।
इतना समझ में आया? द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, बोथ ए और बी। तो जहाँ तक हमें आइडिया है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 टाइप की होती है। एक टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरी बिहेवियरल जो यहाँ दी है, और तीसरी इंस्ट्रक्शनल है। तो ऑप्शन इससे क्लियर होता है कि बोथ ए और बी होगा। तो इसका आंसर है फोर्थ। ये फोर्थ है इसका आंसर। तो 3 टाइप की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, टीचिंग, बिहेवियरल और इंस्ट्रक्शनल। ट्रेनिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। A zero rejection policy was adopted under National Policy of Education 1986, Person with Disability Act 1995, सर्व शिक्षा अभियान 2001, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आप जानते हैं सेकेंड पॉलिसी थी। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया था डिसेबल चिल्ड्रंस को उनके लीगल अधिकार मिल सकें, जो डिसेबिलिटीज उसके अंदर आती हैं, तो वो लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, ये इसने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अडेप्ट की थी। मतलब 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था और ये पॉलिसी इसके अंडर अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, यही सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच कमीशन नेशनल फ्रेमवर्क या पॉलिसी टॉक्ड अबाउट टीचर इवेल्युएशन बेस्ड ऑन मल्टीपल टास्क? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, कोठारी एजुकेशन कमीशन। तो मल्टीपल टास्क की बात किस कमीशन या फ्रेमवर्क या पॉलिसी ने की थी? तो मल्टीपल टास्क की बात नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 ने की थी। इसका आंसर है थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज विच टाइप ऑफ लर्निंग? एसिंक्रोनस लर्निंग, सिंक्रोनस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। तो एसिंक्रोनस लर्निंग होती है कि वो लर्निंग रियल टाइम में नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब प्रोवाइड होती है कि वो टीचर और लर्नर रियल टाइम में नहीं प्रेजेंट होते हैं। मतलब लर्नर को कंटेंट वो बाद में भी पढ़ सकता है, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस हो गया, ये हुआ कि वो अपने सुविधा अनुसार जब पढ़ाई कर सकता है, कंटेंट उसको मिल जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो वो एसिंक्रोनस लर्निंग होती है कि रिकॉर्डेड वीडियोस वो देख लिया, तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग है। सिंक्रोनस लर्निंग जिसमें लर्नर और टीचर्स एक साथ रियल टाइम में फेस टू फेस वो वाया किसी भी चीज़ से ऑनलाइन या जो भी है, पर वो रियल टाइम में हो। ब्लेंडेड लर्निंग, इसमें ट्रेडिशनल और वो ट्रेडिशनल और नए इनोवेटिव मेथड्स को मिक्स करके पढ़ाते हैं। लर्निंग विद टेक्नोलॉजी तो हो गया टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको क्लियर हो रहा होगा जैसे मैंने बताया उससे ऑप्शन की ये किस टाइप की लर्निंग में आएगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम फेस टू फेस लाइव बात करते हैं, इंस्टेंट बात करते हैं। जहाँ फिर इंस्टेंट की बात आती है कि रियल टाइम में बात हो रही है या लर्निंग हो रही है, वो सिंक्रोनस लर्निंग होगा। आगे बढ़ते हैं।
As per National Policy on Education 1986, poor performance of teachers in the higher education is to be addressed by। तो पुअर परफॉर्मेंस टीचर्स का किस चीज़ से एड्रेस होता है हायर एजुकेशन में? एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस हैं होल्डिंग द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, रिमूवल ऑफ द टीचर्स, कंस्टिट्यूटिंग एन इंक्वायरी कमेटी। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चंस का वर्ड देख के आपको लगे अरे ये तो मैंने पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के जब हम थ्रू जाएंगे तो हमको लगता है कि यहाँ हमें अप्लाई करना है, ना कि हमें पहले से इसको पता होना चाहिए। होल्डिंग द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, तो ये वाजिब लग रहा है आपको कि कोई चीज़ हमें प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए, तो नहीं, इससे आप पुअर परफॉर्मेंस सही नहीं करेंगे। रिमूवल ऑफ टीचर, टीचर हटा के आप पुअर परफॉर्मेंस सही करेंगे? क्यों? उन्हें बेहतर करके। तो बेहतर करने के लिए हम रेमीडियल स्टेप्स लेंगे। क्या लेंगे? रेमीडियल स्टेप्स। तो इसका आंसर होगा टेकिंग रेमीडियल स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं हम। ये इससे ही बीच बीच में फंस जाता है। Which of the following has been proposed by the National Education Policy to frame the expected learning outcomes for the higher education program? तो लर्निंग आउटकम्स हायर एजुकेशन प्रोग्राम में कौन सी, क्या कहते हैं, काउंसिल देखती है? जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज? तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, तो ये नेशनल हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन और जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आते हैं। बट हमें ये देखना है कि कौन सी काउंसिल लर्निंग आउटकम्स को हायर एजुकेशन प्रोग्राम में देखती। सो जो मेनली इस प्रोग्राम को देखती है वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये NEP 2020 में इसे फ्रेम किया गया था कि ये लर्निंग आउटकम्स को देखे। देखते हैं सही आंसर है ये। अरे फंस जाता है। Which model focuses more on the interrelationship between context, content, learning and instruction? Mason model, Dick and Carey model, Gagne-Eventom instruction, ADDIE model? तो कौन सा मॉडल है जो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और लर्निंग के इंटर रिलेशनशिप देखता है? तो ये डिक एंड कैरी मॉडल है। डिक एंड कैरी मॉडल फोकस करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंटेक्स्ट, कॉन्टेक्ट, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन। आंसर 2 होगा। डिजिटल इमिग्रेंट्स मीन्स, डिजिटल इमिग्रेंट्स का क्या मतलब है, उनसे हम क्या समझ? डिजिटल इमिग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो डिजिटल एज के पहले बड़े हुए हैं। मतलब ये लोग उस दौर के हैं जब कंप्यूटर और इंटरनेट इतने कॉमन नहीं थे। ये अक्सर जनरेशन एक्स या जेनियल जनरेशन या उससे पहले के लोग होते हैं। तो इन्हें हम डिजिटल इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो अब हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं और उससे पता लगाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। डिजिटल नेटिव्स हु अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी मोस्ट रैपिडली, तो ये डिजिटल नेटिव्स की बात कर रहे हैं, जबकि हम इमिग्रेंट्स में बात की है कि ये उस टेक्नोलॉजी के पहले के होते हैं जो उतने कॉमन नहीं
होते हैं जब ये शुरू मतलब क्या कहते हैं, इनके समय पे टेक्नोलॉजी उतनी कॉमन नहीं हुई होती है। तो इंडिविजुअल नॉट बॉर्न इन डिजिटल वर्ल्ड बट हैव एडॉप्टेड टू द इवॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि इंडिविजुअल जो डिजिटल वर्ल्ड में नहीं पैदा हुए लेकिन वो एडॉप्ट किए, खुद को इवॉल्व किए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलिन और मैकलीन आर एसोसिएटेड विद। डेवलिन और मैकलीन किस मॉडल के साथ एसोसिएट हुए हैं? इंटरनेट सिस्टम सक्सेस मॉडल, इंटरैक्टिव सिस्टम सक्सेस मॉडल, इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल या इंटरनेशनल सिस्टम सक्सेस मॉडल। तो डेवलिन और मैकलीन इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल से एसोसिएटेड है। ये काफ़ी साइटेड मॉडल है और ये इंडिविजुअल एनालिसिस पे काफ़ी फोकस करता है। द टाइप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स के द्वारा कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस दी गई थी? डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एलिप्टिक काउंसलिंग या डोमिनेंट काउंसलिंग। तो 3 टाइप की तो काउंसलिंग होती है जहाँ तक हमें पता है। एक डायरेक्टिव काउंसलिंग जहाँ काउंसलर एक इम्पॉर्टेंट रोल में होता है और वो उस क्या कहते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करता है चीज़ों को एनालाइज करके और एक सिस्टमेटिक रूप से लेके, लेकिन उसमें काउंसलर का रोल काफ़ी होता। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है जहाँ काउंसली पूरी तरीके से मेजर रोल प्ले करता है उस काउंसलिंग में। काउंसलर एक तरीके से सिर्फ फैसिलेट का काम करता है और वो बस उसे दिशा दिखाता है, उसे बताता है कि हाँ जो वो जानना है वो उसी से निकलवाता है। तो उसमें वो बस फैसिलेट की काम करता है। और इलेक्ट्रिक काउंसलिंग ये मिक्स टाइप की काउंसलिंग होती है। तो कार्ल रोजर्स ने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is score needed by an institution of higher education to get an A+ grade from NAAC? A+ ग्रेड के लिए क्या स्कोर होना चाहिए? तो A+ ग्रेड के लिए 3.26 से 3.50 स्कोर होना चाहिए। In view of J. Krishnamurti, a person lives happily if she defeats other in competition, accept the challenges, is non-competitive, is daring and intelligent. So J. कृष्णमूर्ति ये मानते थे कि हैप्पीनेस जो है वो किसी से compete करने से नहीं मिलती है या कोई पोजीशन या पावर पाने से नहीं मिलती है, वो मिलती है फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग और लव से। सो कृष्णमूर्ति के हिसाब से पर्सन लिव्स हैप्पीली व्हेन ही और शी इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो अपने दिमाग को अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है पर कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो उनमें आप अपना दिमाग लगाने की ज़रूर कोशिश करिए। आंसर ऑप्शंस में ही छुपे होते हैं। तो आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। कोई क्वेरी हो और कोई क्वेश्चन जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।